सेशन की ओर बढ़ते हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार और बढ़ते भारत का यही आधार। इसी सेशन की शुरुआत हम करेंगे, जिसके लिए हमारे बीच में मौजूद स्पेशल गेस्ट को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मिस्टर कमलेश सैनी, मेंबर ऑफ रेलवे यूजर्स एडवाइजरी कमेटी, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे डिवीजन भोपाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जोरदार तालियों के साथ में मैं चाहूंगी कि तालियों में कंजूसी ना हो और तालियों के साथ में स्वागत किया जाए। रेलमैन के नाम से चर्चित रीवा जिले में फर्जी कलेक्टर पकड़वाने वाले प्रदेश के एक ऐसे शख्स श्री कमलेश सैन हैं, जिन्होंने सामान्य रेल यात्रियों एवं अप टाउनर्स की एमएसटी को पुनः प्रारंभ करने के लिए और उनकी समस्याओं को निरंतर हर मंच पर उठाया और अब रेल सलाहकार समिति पश्चिम मध्य रेल मंडल भोपाल के आप सदस्य हैं। स्वागत है सर आपका। और इसी के साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा से कि वो मंच पर आए और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। जोरदार तालियां इसी के साथ। थैंक यू सो मच साक्षी। हालांकि कमलेश सैन जी का एक बहुत शानदार इंट्रोडक्शन आपकी तरफ से दिया गया है, लेकिन उम्मीद करती हूं कि बातचीत में ऐसा बहुत कुछ समझ में आए जो आप करते आए हैं और जो आप कर रहे हैं। रेल यात्रियों की आप आवाज बने। बहुत अनोखे तरीके से आपकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। जो अप डाउनर्स हैं, जो रोज आना जाना करते हैं, उनके लिए विशेष तौर पर आपने आंदोलन चलाया और अब आप रेल सलाहकार समिति के सदस्य हैं। ये सफर रेलवे में ट्रैवलर्स सफर करते हैं, लेकिन आपका ये सफर वहां से शुरू होकर यहाँ तक कैसे पहुंचा, जरा विस्तार से मुझे समझाइए। सबसे पहले तो मैं भारत 24 के शिखर सम्मान कार्यक्रम की बधाइयां देता हूं। शुक्रिया सर। डॉक्टर जगदीश चंद्र जी को। और जैसा कि आपने कहा ये सफर, तो मेरा व्यवहारिक अनुभव है कि हम किसी गड्ढे में गिर जाते तो निकलने के लिए जो भी प्रयत्न करना चाहिए वो करते हैं। और वैसे ही हुआ। एक वर्ग है पूरे प्रदेश में और देश में जो डीएमयू मेमू ट्रेन चलती हैं, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ लोग जाते हैं तो वो एमएसटी के माध्यम से यात्रा करते हैं, क्योंकि उनको सुलभ होता है और सस्ती यात्रा होती है। तो कोविड काल के बाद जो ट्रेनों में परिवर्तन हुए यात्राओं में लोगों को, तो एमएसटी बंद हो गई। मैं विदिशा जिले से रहा, तो विदिशा से लगभग 15,000 लोग भोपाल आते हैं और आसपास के क्षेत्र के लोग भी आते हैं। कोविड में तो लोग वैसे ही परेशान थे, लेकिन जो अप डाउनर्स वर्ग होता है, जो डेली अप डाउन करते हैं, उनकी कम सैलरियां होती हैं। तो जब उनकी जॉब गई तो हम बड़े मंच पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, बड़े विचारक हो सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, लेकिन जब हम उनके दर्द को जानने की कोशिश करेंगे, 10,000 की सैलरी वाले की नौकरी चली जाए तो घर कैसे चलेगा उसका। तो देखा कि लोग अलग अलग रास्तों में चल पड़े और कई लोग सुसाइड की तरफ भी बढ़ गए। तो स्वाभाविक है कि हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, और अगर हमारे अंदर इंद्रिय संवेदनाएं नहीं हो कि हम लोगों के लिए कुछ काम कर सके, तो उसी दिशा में हमने ये प्रयास किए। और चूंकि रेल मिनिस्ट्री बड़ी मिनिस्ट्री है, वो कोई सुनने वाला नहीं है, तो जो बन सकता था, अभी जैसे यूनियंस की बात आई थी, यूनियंस काम करती है अपना और उनका प्रभाव भी होता है। जब यूनियन ने बात उठाना बंद कर देगी तो मेरे ख्याल से पक्ष और विपक्ष के अलावा कोई बचता नहीं। विपक्ष कुछ बोलेगा नहीं, पक्ष कुछ सुनेगा नहीं, तो बात कौन रखेगा। यूनियंस तो चाहिए। तो यूनियन के माध्यम से हमने इस बात को इनिशिएट किया और धीरे धीरे मंडल, जबल और जोनल के बाद हम रेल मंत्रालय तक गए। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने हमारी एसोसिएशन यूनियन की बात को माना कि स्वतः ही प्रारंभ की, लेकिन ऐसा लगा कि जब पत्राचार हुआ कि उन्होंने हमारी बात को माना, एमएसटी पुनः प्रारंभ की और लोग आसानी से यात्रा कर पा रहे हैं। ये हमारी यात्रा रही। और इसके बाद उन्होंने मुझे अपनी रेल सलाहकार समिति में जगह भी दी, जो गैर राजनीतिक है, और बतौर डीआरयूसी से मैं काम कर भी रहा हूँ। और वैसे भी कमलेश जी, कहा यह जाता है कि कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से चलना शुरू करना बहुत जरूरी होता है। तो आपने वो शुरुआत की और उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये बदलाव आया। लेकिन अब हम कहते हैं कि सब कुछ बहुत बेहतर हो चुका है। इसीलिए मेरा आपसे पूछना जरूरी है कि वर्तमान रेल में या जो इससे पहले रही, उसमें सुविधाओं में या किसी और तरीके का कोई एक बड़ा अंतर आप समझते हैं, देखते हैं कि बदलाव हुआ है? ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दो प्रकार के लोग होते हैं। जो जहां पर हम बैठे हैं,
यहाँ पर सामान व्यक्ति का आ पाना बड़ा मुश्किल काम है, वह बिल्कुल व्यवहारिक बात है और मैं वही कहूंगा। तो जो वंदे भारत की यात्रा करते हैं वो कहते हैं बहुत बढ़िया देश, रेल ने तरक्की कर ली, लेकिन आप उस वर्ग की तरफ जाइए जो जनरल में लटका हुआ है, बच्चे को दबाए हुए। 2 दिन पहले एक पेपर में खबर आई थी कि एक 6 बच्ची की मृत्यु हो गई, जनरल कोच में बैठी थी। कल भी एक गार्ड की मौत हुई। तो हम उस वर्ग को देखें, और वो वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है। सरकारी आंकड़े भी ये कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, लेकिन उनकी जनरल की यात्रा समाप्त की जा रही है। तो जनरल कोचेस के साथ साथ तो स्लीपर की भी यात्रा खत्म हो रही। आज हर ट्रेन में देखो तो 2 स्लीपर बचे हुए हैं। कई ट्रेनों में 12-13 स्लीपर होते थे तो 2-2 बचे हुए हैं। इनकी आवाज कौन उठाएगा? कभी किसी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि चूंकि मीडिया का भी कार्यक्रम है ये ठीक नहीं होगा, लेकिन कोई भी चैनल कभी किसी ट्रेन को सूट नहीं करता कि उसमें सवारियां अगर 72 बैठने की जगह है तो उसमें 300 और 400 कैसे बैठे। कुछ समय पहले दैनिक भास्कर ने जरूर इस खबर को छापा था कि 72 सीटों की जगह 210 सवारियां बैठी हुई हैं। तो समस्या ये है कि एक वर्ग के लिए हम जब काम करने निकलते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन आप जब जनरल कोच के सामने खड़े हो गए तो समझ में आ जाएगा कि देश में रेल बदल रही है, कि हम पुराने को भी और नीचे लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अमृत भारत योजना में कई स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन जैसी चलाई जा रही है। मैंने खुद उसका ग्रांड वेलकम करवाया। हमारे तत्कालीन डीआरएम ने कहा कि विदिशा में आप बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके इसका ग्रांड वेलकम कराइए। WCR में पहली ट्रेन है। हमने वहां 10,000 लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की अलग अलग स्टेशन पर। लेकिन जब मैं लोगों की तकलीफ देखता हूं कि किसी की मां रह गई, किसी का बेटा रह गया, लटक गया, सामान चला गया, 2 कोच की जगह 1 कोच बचा है, आगे से पीछे जा रहे हैं लोग, तो वो भी तो हमारे देश के लोग हैं, वो भी तो रेल यात्री हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां सुधार होना चाहिए वहां अभी भी सुधार बाकी है। हम एकदम से व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। विचारक लोग हैं, वो बड़े विचार रखते होंगे, बड़े लेवल पे सोचते होंगे, लेकिन मैं फिर वो अपनी वही बात कहूंगा कि बहुत अच्छा मेकअप करके अगर हम ये दिखाने की कोशिश करते कि हम बहुत सुंदर हैं और 25-30 बीमारियां शरीर में लेके चल रहे हैं जी, तो मैं नहीं समझता हूं कि वो सुंदर। बिल्कुल, और आपकी वाजिब बात है। और मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने शायद उस जनरल कोच में भी ट्रैवल किया होगा, जो आज शायद वंदे भारत के सुपर कोच में भी चलते होंगे, उस तेज स्पीड ट्रेन में भी बैठते होंगे, लेकिन समस्याएं हैं और आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये काबिले तारीफ बात है। इसके साथ साथ काबिले तारीफ ये भी है कि आप बेरोजगारों के लिए और युवाओं के लिए लगातार आप प्रयासरत रहते हैं। बहुत सारे काम उनकी तरफ से किए जाते हैं। जरा इसकी रूपरेखा भी आप समझाइए इस मंच के माध्यम से। जिस व्यक्ति ने जीवन में किसी प्राइवेट शोरूम में, शॉप में नौकरी की हो और वो बेरोजगारी के दर्द को बेहतर समझ सकता है। आज का युवा या आज का जो वर्ग है, जो लोग हैं, जो आभा भरी दुनिया को देखते हैं, उनके अंदर संयम की बड़ी कमी है। हम सभी लोग रोज दैनिक समाचार पत्र देखते हैं और समाचार पत्रों में लगभग 5 से 7 खबरें ऐसी होती है जो आत्महत्याओं की होती है, लेकिन वो हमारे लिए केवल खबर होती है जी। हम उसको पलट के आगे बढ़ जाते हैं, उनमें अपने टाइप की खबरों को हम सर्च करते हैं। हम जब देखते हैं कि वो व्यक्ति जिसने सुसाइड किया है या जो गया है वो किसी के परिवार का तो सदस्य रहा हो, क्यों गया? तो अधिकांश युवाओं के पास सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की, जो मैं पिछले 2007 से ऑब्जर्व कर रहा था। तो हमने एक लक्ष्य बनाया कि क्यों ना हम अपने काम को छोड़ करके लोगों के लिए ही काम करना प्रारंभ करें। तो लोगों को जोड़ा और वो तबके के लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, जिनके पास डिग्रियां नहीं थी, उनको सरकार से या सरकार की अलग अलग परियोजनाओं में व्यवस्थित करा के उनको रोजगार की मुख्यधारा में जोड़ा और कहीं न कहीं उनके जीवन में जो सुधार किए जा सकते हैं। सरकारी की योजनाओं का लाभ लेना नहीं लेना वो उनका अपना विषय है, वो ले लेते, सब समझदार हैं। लेकिन यदि व्यक्ति रोजगार में लगा रहेगा तो मेरे ख्याल से वो नशे की प्रवृत्ति है या अन्य जो गलत रास्ते हैं उनको त्याग देता है और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और गांव-गांव तक जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और जुड़ते जा रहे हैं, सबसे पहला हमारा काम होता है उनको रोजगार की व्यवस्था करना, क्योंकि बेरोजगार रहेगा तो उसके दिमाग में शैतान घुस जाएगा, वो कुछ न कुछ उठापटक करता रहता है। स्वाभाविक है, रोजगार से उसको जोड़ दो और व्यवस्थित रहेगा। यातायात और आवागमन को लेकर किस तरीके की चीजें आप कर रहे हैं, और दूसरा सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है इसको लेकर? और इनफैक्ट जो आपने रेलवे का जिक्र किया था, मैं चाहूंगी कि अगर इस मंच से आपके लिए सरकार के लिए भी कोई सुझाव हो तो आप उसको भी साझा जरूर करें। 2-3 चीजें हैं मैडम।
आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अभी ज्ञापनों का दौर खत्म हो गया। पहले देखा होगा जब कोई एसोसिएशन, कोई यूनियन, कोई व्यक्ति कहीं पर ज्ञापन देके आता था तो उसमें कार्रवाइयां होती थी। ज्ञापनों का दौर समाप्त हो गया, रोज दुर्घटनाएं होती हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। ऐसा नहीं है कि हमने देखा कि हो गया तो हो गया, दुर्घटनाएं हो रही है। उसका मूल कारण ये है कि एक तो रेल का जो यातायात था वो बड़ा कठिन हो गया जी। तो लोग टू व्हीलर और फोर व्हीलर से जाना स्टार्ट कर दिए तो दुर्घटनाएं बढ़ गई। चाहे आप देख रहे होंगे रोज गाड़ियां 8 मरे, 7 मरे, 6 मरे। तो मेरे मन में एक बड़ी विचित्र सी बात आई है। हम हर बात पर शिक्षा की बात करते हैं कि इस दिशा में शिक्षा देना चाहिए, इस दिशा में देना चाहिए। मध्य प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए जो ड्राइवर्स होते हैं उन ड्राइवर्स को या तो हम शैक्षणिक व्यवस्था में एक सब्जेक्ट को जोड़ें। सरकार से मैं जब भी मौका मिलेगा तो रखूंगा भी ये बात को, या तो शिक्षा में इस सब्जेक्ट को जोड़ा जाए। अदरवाइज मध्य प्रदेश में यातायात के नियमों का पालन करने के लिए एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। तो परिवहन विभाग व्यक्ति को तभी लाइसेंस दे जब वो उस यूनिवर्सिटी से 3 महीने 6 महीने का डिप्लोमा या डिग्री करके आए। अप्रशिक्षित लोग भी वाहन चलाते हैं, उनसे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। और निरंतर आप देख रहे होंगे, मैं तो चिंतित हूं इस बात को लेकर के, ट्रेन में यात्रा कर नहीं पा रहे, टू व्हीलर पर जा रहे हैं, शाम को घर नहीं पहुंच रहे और एक खबर बन कर रह जाते हैं। तो जब आसानी से सार्वजनिक परिवहन जो है रेल वो उपलब्ध होगा तो मेरे ख्याल से लोग अपने निजी वाहनों से कम जाएंगे। लेकिन कमलेश जी, इसमें एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना अनुभव कहता है, कि सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, बाकी जगहों पर भी जो यातायात और उससे जुड़े एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इतने ज्यादा हैं कि उतनी मौतें किसी बीमारी से नहीं होती जितनी एक्सीडेंट से होती हैं। लेकिन जब भी इस पर बात आती है तो हम कहते हैं कि जनसंख्या इतनी है, कहाँ जाएगी। जब भी इस पर बात आती है तो हम ये कहते हैं कि व्यवस्थाएं नहीं है तो क्या होगा, बाकी देशों से हमको सीखना चाहिए। तो हम जनसंख्या पर या साइकिल चलाने वालों पर या टू व्हीलर चलाने वालों पर इस समस्या का दोष कब तक मढ़ेंगे और क्यों? कुछ ना कुछ तो इसके पैरामीटर तय करना पड़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि एक यातायात के लिए अलग से यूनिवर्सिटी खोली है। 3 महीने 6 महीने का वहां से आपको कोर्स करना है, तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। ऐसे लोगों को भी ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है जिन्होंने ऑफिस ही नहीं देखा आरटीओ का, वो लाइसेंस ले लेते हैं, वाहन चलाना आता नहीं, ट्रैफिक सेंस नहीं है, कहीं भी पार्क कर देंगे, कैसे भी चले जा रहे हैं, ओवर स्पीड जा रहे हैं। तो सरकार को ठोस ले रहे हैं तो लेना पड़ेंगे। जनसंख्या से इसको नहीं जोड़ सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप देखेंगे भोपाल जैसे शहर में, पुराने भोपाल में जाएंगे कि खड़े होने जगह नहीं है, दिन भर वो सवारियों का इंतजार करता है, लोन पे गाड़ी ले लिए, रोजगार की दृष्टि से बात कर रहा है, अब वो सवारियां बैठ रही नहीं, खुद ही बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पैरामीटर तय करना पड़े, किसके पास वाहन होना चाहिए और किसके पास वाहन चलाने की अनुमति होना चाहिए। तो ऐसे कंट्रोल तो किया जा सकता है। बस एक अंतिम सवाल, युवाओं के लिए इस मन से कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो। मेरे मन में तो एक ही सवाल आता है युवाओं को संदेश देने के कि अभी संयम की बड़ी जरूरत है। जिस दिशा में लोग अभी कदम उठा रहे हैं, मैं आत्महत्याओं को लेकर बहुत दुखी हूं। हम कोई भी पेपर पढ़ते हैं सुबह तो वो सुसाइड के केसेस सबसे पढ़ते हैं और मैं उन्हीं सब्जेक्टों पर काम करता भी हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि लोग आत्महत्या ना करें। अगर कोई समस्याएं हैं तो अपने आसपास संवाद जरूर करें। बड़े बड़े आर्टिस्ट भी देखे हमने, वो भी सुसाइड कर लेते हैं, अभी ट्रेन के सामने चले जाता है। और सबसे बड़ा तो हमारे ट्रेन ही चुनते हैं। मैं पिछले 3 दिन से सुन रहा हूँ, जोड़े से लोग जाते हैं, मतलब पति पत्नी भी जाते हैं सुसाइड करने एक साथ। तो अपने संवाद करें आपस में और विपरीत परिस्थितियों में घबराएं ना, क्योंकि अगर कहीं असफलता पाई है तो सफलता भी होगी। और 2 लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि बहुत प्रलोभन है इस जग में, लेकिन इतना ध्यान रहे, सफल वही हो पाए हैं जो निष्ठा से बलवान रहे। बैठ गए जो सागर तट पर, कहीं किसी को याद नहीं, लेकर के जो मोती आए केवल वही महान रहे। ऐसा नहीं कि आप असफल हो गए, पुनः प्रयास करें, सफल होंगे, गलत रास्ते ना चुने। बहुत ही अद्भुत संदेश युवाओं के लिए आपकी तरफ से दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश सेन जी, इस मंच का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच मिस्टर